नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर दोहलिया और आप देख रहे हैं करंट फोकस बाय स्पेक्ट्रम आईएएस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे वन नेशन वन इलेक्शन की। प्रस्ताव क्या है, क्या विषय है, क्यों यह महत्वपूर्ण है और यह भारतीय संघीय ढांचे को और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेषज्ञ जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। पहले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव वैद्य सर काफी लंबे समय से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और राजनीतिक विषयों का विश्लेषण करना सर की एक विशेष प्रतिभा है। हमारे दूसरे विशेषज्ञ के तौर पर हैं प्रतीक मोदी सर। ये राजनीति विज्ञान के स्कॉलर हैं, साथ ही कई सारी यूनिवर्सिटीज में भी एडोप लेवल पर पढ़ाते आए हैं। तो अपने विषय पर आते हैं और शुरू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या मुद्दा है। मैं संजीव वैद्य सर से ये आग्रह करूंगा कि हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में यह समझाएं कि यह विषय आखिर क्या है। सर देखिए साहब, मुद्दा स्पष्ट है कि देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। मशीनरी हमेशा इलेक्शन काम में लगी रहती है। इलेक्शन कमीशन कभी भी फुर्सत में नहीं बैठता है और इससे बेतहाशा खर्च हो रहा था, बहुत खर्च हो रहे थे, बहुत तामझाम मशीनरी इसमें संलग्न हो रही थी। तो इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने तय किया कि क्यों ना हम सभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएं। अलग अलग कराने के बजाय हम लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएं और 100 डेज के भीतर पंचायतों और नगरीय निकायों के भी चुनाव कराते हैं। उससे क्या होगा कि एक सीमित अवधि में हमारे इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इस बात की जांच करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय महामहिम रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई थी। इस कमेटी ने लोगों से सुझाव लिए और जनता से भी विमर्श किया और लबो-लुआब उभर करके सामने आया कि आज आवश्यकता है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन को अब कंडक्ट किया जाए। धन्यवाद सर। मैं प्रतीक मोदी सर से जानना चाहूंगा कि सर आपको क्या लगता है कि यह विचार हमारे संघीय ढांचे के कितना अनुकूल है। सर, संघीय ढांचा जो होता है उसका मतलब समझते हैं। पहले संघीय ढांचे में मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन नेशन वन इलेक्शन से कहा जा रहा है कि जो लोकल इश्यूज होंगे वो दब जाएंगे और जो रीजनल पार्टीज होंगी उनको नुकसान होगा। 1967 तक हमारे यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था भी। 4 लोकसभा चुनाव हुए और उनमें ये देखा भी गया कि जो केंद्रीय पार्टी थी कांग्रेस, उसी को वहां पर फायदा मिला। तो ये कुछ तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, लोकल मुद्दों को दबा सकता है। धन्यवाद सर। इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी। न सिर्फ चुनावी खर्च में कमी आएगी बल्कि वो यह भी दावा कर रहे हैं कि सरकारें 5 वर्ष तक स्थायी रूप से सरकार चला पाएंगी, जिससे उनकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। सर, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? रवि साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी। मैं आपको आंकड़ा बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये लोकसभा चुनाव का आंकड़ा है और भारत में जितनी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा के खर्च का अगर अनुमान लगाएं तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा पैसा, जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इन चुनाव को कंडक्ट कराने में लग जाता है। अगर ये सब चुनाव एक साथ होंगे तो निस्संदेह हमारा खर्च बहुत कम हो जाएगा और राजस्व कोष में वृद्धि होगी, टैक्स पेयर का पैसा सही दिशा में निवेश होगा। और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या सरकारें 5 वर्ष तक बिना रुकावट के शासन करेंगी? बिल्कुल करेंगी साहब, है ना। बिना रुकावट के काम करेंगी। जब तक वहां पर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति ना लग जाए तब तक सरकारें बिना रुकावट के काम करेंगी। कोई शक नहीं। क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान किया जा रहा है सर जिससे सरकारें बिना रुकावट के 5 वर्ष तक कार्य कर? देखिए, 5 साल तो कार्यकाल फिक्स होता ही है विधानसभा का, लेकिन बाई चांस अगर कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए और वो सरकार पहले गिर जाए तो बचे हुए समय के लिए फिर उसमें इलेक्शन कराए जाएंगे। ऐसे प्रस्ताव जो है कमेटी ने प्रदान किए हैं। तो 5 साल का टेन्योर तो विधानसभा पूरा करेगी, फिर भले वो 2 टुकड़ों में करे चाहे 1 टुकड़े में करे। सम सॉर्ट ऑफ अमेरिका जैसे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अमेरिका में यही व्यवस्था लागू है। बिल्कुल। मैं मोदी सर से जानना चाहूंगा कि इससे मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या इससे बढ़ने की संभावना है सर?
जागरूकता को लेकर मतलब ये कह सकते हैं कि अगर साथ में चुनाव होंगे और जिस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर जो जनता है वो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि वो लोकल मुद्दों को साइडलाइन कर दें और वोटर कंफ्यूजन हो जाए, है ना। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद वोटर परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि वोटर फटीक जो है कि सपोज करें मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में 2000 जो है अभी 23 के अंत में विधानसभा के चुनाव होते हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, अब एक चुनाव लोकल बॉडी पोल्स भी होंगे, तो 5 साल में लोगों को 3 बार वोटिंग करना पड़ती है। इससे वोटर फटीग और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगता है। तो मतदान जागरूकता के लिए बेहतर हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि पूरी की पूरी नेशनल मशीनरी मीडिया इसी इलेक्शन में लगी होगी, तो और वोटर परसेंटेज भी इसमें बेटर होने के चांसेस है, क्योंकि लोगों को 5 साल में एक दफा मौका मिलेगा वोट देने का। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब कुछ इस मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों पर भी चर्चा की जाए। इस प्रस्ताव के खिलाफ उठ रही आवाजों में कुछ आवाजें इस प्रकार की भी हैं। आलोचकों का कहना है कि यह मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दों को केंद्रीय मुद्दों पर वरीयता नहीं देगा, यानी केंद्रीय मुद्दे जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे और क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। राज्यों की स्वायत्तता से संबंधित सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे संजीव वैद्य सर से कि आपकी इस विषय में क्या राय है सर? राज्यों की स्वायत्तता पर कोई खतरा उत्पन्न होगा ऐसा तो मुझे कोई संकेत इसमें नजर नहीं आता है, क्योंकि जैसा हमारे प्रतीक सर ने कहा कि संघात्मक ढांचा है हमारा और हम तो अब सहयोगात्मक संघवाद की ओर बढ़ रहे हैं, तो राज्यों की स्वायत्तता पर मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दे अवश्य कमजोर होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होंगे, लेकिन अगर जनता समझदार है, जनता पढ़ी लिखी है, तो क्षेत्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों को अलग अलग करके बाइफरकेट करके वोट कर सकते हैं। जैसा आप दिल्ली में देखेंगे कि दिल्ली की जनता जब लोकसभा के चुनाव में वोट करने आती है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, लेकिन जब उनके विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट देती है। वैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे दी, लेकिन राज्य के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को ही चुना। तो कई राज्यों में इस प्रकार के वोट आपको बाइफरकेशन देखने मिलेगा कि जनता समझदार होगी तो क्षेत्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों को अलग अलग करके वोट देगी, लेकिन जो उसमें मतदान करने की जो थकान पैदा होती है ना, कि अरे अभी तो लोकसभा का वोट दिया था, विधानसभा का आ गया, पंचायत का आ गया, वो जो फटिकनेस आती है वो खत्म हो जाएगी उसकी। हाँ, ये जरूर है कि उसको एजुकेट होना पड़ेगा, उसको समझदार होना पड़ेगा, उसके भीतर लोकतांत्रिक जागरूकता होना चाहिए, उसके भीतर मुद्दों की समझ होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि राजनीतिक चेतना का विकास जितना ज्यादा जनता के बीच में होगा वो उतना ही बेहतर निर्णय प्रक्रिया में ले। बिल्कुल सर, अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका के नागरिक बहुत समझदार हैं, उनके भीतर पॉलिटिकल अवेयरनेस है और वो पॉलिटिकल अवेयरनेस धीरे धीरे भारत में भी नागरिकों में आ रही है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये आपकी जो चिंता है रवि सर, आपकी ये चिंता भी इसका उन्मूलन होता जाएगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। अब एक विषय और उठ रहा है कि भारत जैसा विविधतावादी, बहुसंस्कृतिवादी और विशाल देश, क्या यहाँ पर एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टिकोण से ठीक है? मोदी सर, मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। सर, एक साथ चुनाव कराना लॉजिस्टिकली और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है फॉर इलेक्शन कमीशन। इसको फैक्ट्स पे, डेटा पे बात करें तो हमारे यहाँ करीब 6 लाख स्ट्रॉन्ग सीएपीएफ की पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे थे 2019 इलेक्शन में। अगर हम इसको आप इमेजिन करें, अगर हम साथ में सभी चुनाव कराएंगे तो कितना बड़ा संख्या बल लगेगा जो मैनेज करेगा। वहीं एक तरफ बात करें तो हमारे यहाँ करीब 2.5 लाख लोकल बॉडीज हैं, पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज मिला के, है ना। 31 विधानसभाएं हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अलग मशीनरी लगेगी। तो अगर हम इन सभी चुनाव को एक साथ मर्ज कर देंगे तो लोकसभा और विधानसभा के अलावा 2.5 लाख लोकल बॉडीज को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क रहेगा, जो इलेक्शन कमीशन के लिए अपने आप में एक ह्यूमंगस रिसोर्सेज की डिमांड करता है। साथ ही साथ पैसे के लिए भी यहाँ पर तो करीब, जैसा अभी सर ने हाईलाइट किया था कि 2019 चुनाव में 4000 करोड़ का एक्सपेंडिचर आया था, तो वो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई होगा कई गुना। तो बिल्कुल इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। आप इसे लागू करने के कुछ व्यवहारिक समाधान देखते हैं क्या? बिल्कुल, व्यवहारिक समाधान में हम ये देख सकते हैं, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में स्टेट ज्यादा रिसोर्सेज मतलब अलोकेट करे इलेक्शंस के लिए। साथ ही साथ एक हंग असेंबली का इशू रहता है, जैसा सर ने भी बोला कि अगर
विधानसभा भंग हो गई है तो वो सीमित समय के लिए बनेगी, तो उस पर भी विचार करना होगा। साथ ही साथ एक अमेंडमेंट का इशू है, जैसे अभी भाजपा के पास 293 सीट हैं और अगर ये बिल पारित कराना है तो उनको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। उनके पास उतना संख्या बल अभी नहीं है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पास इस समय भी 233 सीटें हैं उनके पास भी। तो उनके साथ कोलैबोरेशन, उनके साथ एक साझा ग्राउंड तैयार करना होगा ताकि बिल्कुल बड़ा अच्छा विषय आपने प्रतीक मोदी सर उठाया है। मैं संजीव वैद्य सर से इसका समाधान जानना चाहूंगा। सर का मुद्दा ये है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया इसके लिए क्या होगी, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जिसमें हमें संशोधन करने होंगे और किस प्रकार से हम इसको जो है वो संवैधानिक एक वैलिडेशन के साथ में इसको हम लागू कर पाएंगे। हाँ देखिए, मैं मोदी सर की इस बात से सहमत हूँ कि ये काम चैलेंजिंग बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अमेरिका में जब संभव हो सकता है तो भारत में भी संभव हो सकता है, रिसोर्सेज लगेंगे। और सबसे पहले हमें संविधान के कुछ प्रावधानों में, कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की दरकार होगी। जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 85, इनमें संशोधन करना पड़ेगा। कुछ में संशोधन विशेष बहुमत से है, कुछ में संशोधन सामान्य बहुमत से है। तो संशोधन जुटाना भी एक चैलेंज है, लेकिन वो जुटाया जा सकता है। विपक्ष के साथ थोड़ी सी सहमति, तालमेल बिठाना पड़ेगा, उसे विश्वास में लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चिंता यह भी निकल के आ रही है कि यह प्रस्ताव जो है वो क्षेत्रीय दलों और राजनीतिक जो गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए खतरा बन सकता है। मोदी सर, आप इस विषय में क्या मानते हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने बोला कि हमारे यहाँ के जो वोटर्स हैं दे आर वेरी अवेयर और वो बाइफरकेट करना जानते हैं। सर ने दिल्ली का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। तो अगर हम वोटर्स को ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, वहां पर उनको जागरूकता अभियान चलाएं अलग अलग, तो वो कर सकते हैं। लोक नीति के एक सर्वे में ये बात सामने भी आई थी कि भारत का वोटर बहुत सोच समझ के देता है ना। और इस पर अगर बल दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन, मास मीडिया, सोशल मीडिया और लोकल प्रशासन जो है वो देगा, तो बिल्कुल ये मुद्दे अलग रखे जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन खतरा है, समस्या है कि अगर एक साथ वो 3 बैलेट बॉक्स में या 2 बैलेट बॉक्स में मतलब बटन दबाएगा तो उसके कंफ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बिल्कुल सही बात है, आपने जो मुद्दे उठाए, जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के साथ में एक विशेषता यह भी जुड़ी हुई है कि जब हम बिल्कुल शुरुआती दौर में थे और हमने यूनिवर्सल अडल्ट वोटिंग को अपना लिया था, तब भी हमारे ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि आप इसको किस तरीके से लागू कर पाएंगे। तो जब उस चुनौती से निकले हैं तो इस चुनौती से भी हम लोग निकल सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। अब एक प्रश्न और ये मेरे स्वयं के मन में है, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारत का जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये भारत को संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली की ओर लेकर के जाने का प्रयास है? जी, असंभव है। वो इसलिए क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। बिल्कुल, ठीक है ना। उसकी शक्तियों को क्रमशः कम किया गया है। म्यान तलवार से निकल चुकी है, वापस तो नहीं जाएगी। बाण जो है धनुष से निकल चुका, वापस तो नहीं जाएगा। वो जो नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख को हम वास्तविक शक्तियां अब नहीं दे सकते। संसद हमारी ताकतवर हुई है, क्रमशः ताकतवर हुई है। आज आप देख लीजिए, पार्लियामेंट अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई है, तो संसद अपनी शक्तियां यूं ही दूसरे सिस्टम को समर्पित नहीं कर देगा। संसदीय प्रणाली भारत के मूल ढांचे का एक हिस्सा है और ये आगे भी कायम रहेगा। मोदी सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या यह विचार देश को राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर ले जा सकता है या इससे और अधिक विवाद बढ़ने की संभावना है? देखिए सर, राजनीतिक ध्रुवीकरण या जो पोलराइजेशन है वो चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है और 1 नेशन 1 इलेक्शन से एक चीज बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं जब विधानसभा चुनाव है तब भी ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। तो कम से कम ये 5 साल लगातार होने की जगह 5 साल में एक दफा होगा और चांसेस रहेंगे कि हाँ तब ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि तब पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी चुनाव के प्रक्रिया में। लेकिन ये अभी क्या है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन सभी में ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, वो सीमित हो जाएगा। बिल्कुल सुपर। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक दूरगामी और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही ओर मजबूत तर्क दिए जा सकते हैं। जहां एक ओर यहाँ स्थायित्व
सरकार को मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर यह विषय भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे खर्च और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे मजबूत करेंगे। तो इन्हीं सवालों को लेकर के एक प्रश्न मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि यदि हम इस व्यवस्था को लागू करते हैं तो इसमें सरकार का पहला कदम क्या होना चाहिए, इसे किस तरीके से लागू किया जाए? देखिए, सबसे पहला कदम सरकार को रिसोर्सेज जुटाना पड़ेंगे, संसाधनों की व्यवस्था करना पड़ेगी। इतनी भारी मात्रा में ईवीएम की व्यवस्था, ठीक है ना, सुरक्षा बलों की व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तंत्र, इन सब चीजों को हमें एक साथ असेंबल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो संसद में ही सामना करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल, राजनीतिक सहमति। विपक्ष के नेता जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, उन्हें सहमति की ओर बढ़ाना, उन्हें कन्विंस करना, ये दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है। जी, तो आप सभी दर्शक इस विषय में, इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इस विषय को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और आप दोनों विशेषज्ञों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपना समय निकाल करके हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और इतने बेहतर विचार और इसकी चुनौतियों और संभावनाओं से हमारे दर्शकों को आपने अवगत कराया। अब मैं रविशंकर दोहलिया आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।